तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में ज्योग्राफी का एक नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है सेकंड चैप्टर का, उसको कवर अप करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसकी, हिम रेखा की और ग्लेशियर्स वगैरह की। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। यहाँ से जब क्वेश्चन आता है तो अक्सर आप लोगों का गलत हो जाता है, रीज़न बीइंग कि चीज़ें याद नहीं रहती, वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। सो ये वाला वीडियो देखने के बाद कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपने घटना चक्र बहुत जगह से शायद पढ़ी हो, आपने खुद से भी बुक से कई बार पढ़ी होगी, बट चीज़ें अभी भी आपको याद नहीं हुई होंगी। सो कैसे याद करना है, क्या यहाँ पर हम स्ट्रेटजी अपनाएंगे, तो वीडियो देखते रहिए, आप खुद समझ जाएंगे किस तरीके से आपको अपनी आँख को बड़ा करके एक माइक्रोस्कोपिक व्यू के तरीके से जो है सारी चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर अपने माइंड में छाप देना है। उसके बाद आप ना तो कंफ्यूज होंगे और ना आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, ये मेरा आपसे पक्का वादा है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और कोई भी आपका जो भी एक्सपीरियंस रहे इस वीडियो को देखने का, प्लीज़ उसको ज़रूर शेयर करिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव वॉट एवर इट वुड बी, बट शेयर ज़रूर करना। चलो शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, 4300 से लेके 6000 मीटर पूर्व में, या फिर 4000 से लेके आपका 5800 मीटर पश्चिम में, या फिर 4500 से लेके 6000 मीटर पश्चिम में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं अलग अलग जो भाग हैं हिमालय के, उसके बारे में। अगर हम बात करेंगे उत्तरी भाग की, तो उत्तरी भाग में जो हिमालय की औसत हिमरेखा की ऊंचाई है वो कितनी है आपकी, 5500 से लेके 6000 मीटर। अगर हम बात करेंगे ग्रेटर हिमालय या फिर महान हिमालय की, तो महान हिमालय के दक्षिणी भाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी 4500 से लेके और 6000 के बीच, इसके बीच में रहेगी। जब हम बात करेंगे पूर्वी हिमालय, यानी कि जो आपका पूर्वोत्तर वाला हिमालय है, तो वहाँ पर जो है 6300 मीटर इतनी ऊंचाई पाई जाती है हिमरेखा की। सो यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे कम कहाँ पर है, पूर्वी में है, तो बस जहाँ पर सबसे कम है वहीं से हम ले लेंगे, समझ रहे हैं। इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो कि पूर्व रहेगा या पश्चिम, तो जहाँ पर सबसे कम होगा, पूर्व में सबसे कम है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आंसर हमारा क्या होगा, 4300 से लेके 6000 मीटर के बीच में, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये सियाचिन हिमनद ये कहाँ पर लोकेटेड है। अक्साई चीन के पूर्व में है, लेह के पूर्व में है, या फिर ये आपका नुब्रा घाटी जो है उसके उत्तर में, या फिर गिलगिट के उत्तर में है। अब देखो यहाँ पर अगर ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है, तो इसके अगर हम बात करें वेस्ट में क्या पड़ेगा आपका गिलगिट, इसके ईस्ट में क्या पड़ेगा अक्साई चीन, इसके साउथ में क्या पड़ेगा नुब्रा घाटी और लेह। अब यहाँ पर आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि नुब्रा घाटी के उत्तर में, अगर नुब्रा घाटी से देखें तो उत्तर में पड़ रहा है ना इसके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझने की कि चलो ये तो हमने यहाँ पर दिखा दिया कि इस तरीके से है, बट एग्जामिनेशन में कैसे याद रहेगा। सो अब एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जब हम लेह की बात कर रहे हैं, लेह से जब ऊपर बढ़ोगे आप, ठीक है, उत्तर की दिशा में बढ़ोगे, तब आप चीन पहुँच जाओगे, ठीक है। बस सिया और जोड़ना है इसके अंदर, सिया चीन, बस समझ रहे हो। ले से जैसे ही आप उत्तर में ऊपर बढ़ोगे तब आपको क्या पड़ेगा, वो पड़ेगा आपका चीन, और चीन का मतलब क्या हो गया, सिया चीन। इस तरीके से यहाँ पर इसको याद रखना है। अब एक बात और है कि लेह के पास में ही आपकी नुब्रा वैली है, ठीक है, नुब्रा घाटी। इस तरीके से यहाँ पर इसको आप याद रख सकते हो। तो आंसर हमारा क्या आएगा, डी। एक आध बार यहाँ पर आपको कोशिश करनी पड़ेगी इसके लिए। मैप को यहाँ पर याद रख लो कि गिलगिट इधर है और इधर आपका सियाचिन आ जाएगा, इधर अक्साई चीन आ जाएगा, मतलब चीन एक साथ आएंगे, चीन एक साथ आएंगे और उनके ऊपर गिट्टियां बरस रही हैं, समझ रहे हो। तो गिट्टियां बरस रही हैं सियाचिन के ऊपर और अक्साई चीन के ऊपर। अब यहाँ पर जो नुब्रा घाटी और लेह ये नीचे पड़ेगा। अब आपको ये मैप यहाँ पर याद हो जाएगा, ये डायग्राम मतलब याद हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एंकर पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर बताना है कि कौन सा हिमनद है जो सबसे बड़ा है। अगर हम इंडिया में बात कर रहे हैं ग्लेशियर्स की, सो आप इस तरीके से यहाँ पर याद रखना है कि सिया बिया के पार गई और सारी बातें टार गई, समझ रहे हो आप। जब हम कह रहे हैं कि सिया बिया के पार गई, सारी बातें टार गई, यानी कि सिया कोई लड़की थी, उसकी शादी हो गई, उसका ब्याह हो गया, ब्याह के वो पार चली गई और सारी बातें इधर ही टार गई। तो सबसे पहला जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सियाचिन, ये नंबर 1 पे है, सबसे बड़ा ये है। इसके बाद बियाफो आ जाएगा, यानी कि सेकंड, ये आ जाएगा सेकंड 1, समझ रहे हो, यहाँ पर याद कर लो।
पहला ये आ जाएगा, सेकंड वन कौन सा है, बियाफो, ये हो जाएगा सेकंड प्लेस पर। इसके बाद थर्ड आ जाएगा आपका पार, पार से कौन सा आ जाएगा आपका, पार का मतलब यहाँ पर क्या हो गया हमारा, अब हम हिस्पार की बात कर रहे हैं, हिस्पार, वो इसमें क्वेश्चन में नहीं है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आएगा वहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद टार की बात करें तो टार से हमारा क्या है, बाल टोरो, या फिर यहां पर आप देख रहे हो ना, ये मात्रा हटा दो खाली, टार आ गया है यहां पर। इस तरीके से यहां पर आप इसको याद रख सकते हो। अब एक बार फिर से बता रहा हूं कि सिया बिया के पार गई सारी बातें टार गई, बस इतना सा आपको याद रखना है। शुरुआत के 4 ये यहां पर आपके एकदम क्लियर हो गए कि टॉप 4 जो ग्लेशियर्स हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं, सियाचिन है, बियाफो है, उसके बाद हिस्पार है, उसके बाद बाल्टोरो है, यानी कि सिया बिया के पार गई सारी बातें टार गई। इसके बाद अगर हम 5वें और 6ठे की बात करें, अब वो तो सारी बातें टार गई, अब टारने के बाद होगा क्या, जब सारी बातें टार गई हैं तो क्या हो जाएगा, गम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वर्ड आएगा, मतलब जो आप देखोगे ग्लेशियर, उसके अंदर वर्ड आपको दिखेगा गम। अभी हम आगे देखेंगे, चलो इसका यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो 5वें नंबर का ग्लेशियर है, इसका नाम क्या है, चोगो लुंगमा, ठीक है। तो सिया बिया के पार गई सारी बातें टार गई, अब टार गई तो भैया बचा क्या, खाली गम ही गम तो बचा। जिससे मोहब्बत हुई होगी वो तो अब यहीं बैठा हुआ है, उसकी तो शादी हुई नहीं, वो तो किसी और के साथ ब्याह के टार गई सारी बातें। तो यहाँ पर अब क्या बचेगा, उसके पास खाली गम बचेगा। तो टॉप 5 जो ग्लेशियर्स है वो यहाँ पर क्लियर हो गए। बहरहाल इस वाले क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो अभी हमने देखा कि सिया बिया के पार गई सारी बातें टार गई, टारने के बाद बचा क्या, खाली गम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है। अब ये कंचनजंगा है, ये रुंडुन है, ये गंगोत्री है, या फिर ये केदारनाथ है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि इसमें टॉप 5 तो पूछे ही नहीं है, अब उसमें उसके बाद के पूछे हुए हैं। हमने जो अभी तक याद करे हैं उसमें है सिया, उसमें है बिया, उसमें है पार, उसमें है टार, उसमें है गम, ठीक है। ये 5 थे हमारे। 6ठे नंबर पर अगर हम बात करें तो भैया अब गम हो गया, गम भुलाने के लिए आदमी क्या करेगा, जिन पिएगा, मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ, समझ रहे हो ना आप, ठीक है। तो जिन पीना शुरू कर देगा। अब जब जिन पीना शुरू कर देगा तो पीने के बाद क्या होगा, आदमी थोड़ा सा बिहेव करने लगेगा रोमियो टाइप, उसका बिहेवियर में आशिकी शायरी ये सारी चीज़ें रोमियो टाइप का वो बन जाता है। तो अब यहाँ पर देखो आप, सियाचिन आ गया, बियाफो हो गया, फिर आपका ये हिस्पार हो गया, उसके बाद ये हो गया आपका बाल्टोरो, इसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका चोगो लुंगमा, उसके बाद आ गया आपका, जब जिन की हम बात कर रहे हैं तो इसका नाम क्या है, मतलब पूरा खोदोंग जिन, ठीक है। इसके बाद ये जो है हमारा रीमो, ये एज इट इज इसका नाम है रीमो। अब जब रोमियो भी वो बन गया, इसके बाद ये हम 7 ग्लेशियर याद कर लिए हैं और एक सीक्वेंस में है ये 1 2 3 4 5 6 7। सिया बिया के पार गई सारी बातें टार गई, टारने के बाद बचा क्या, गम, गम बचा तो लगे पीने, पीने क्या जिन, और जिन पीने के बाद क्या, आशिकी करने लगे, मतलब शायरी करने लगे और रोमियो टाइप के बन गए। ये सारी चीज़ें सिर्फ आप लोगों को याद कराने के लिए बता रहा हूँ, इसको अदरवाइज बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला जो ग्लेशियर आता है उसका नाम क्या है, पुन माह। तो अब जब ये भैया रोमियो है तो हर माह जो है, हर माह वो उसका वही बिहेवियर रहेगा। अब तो वो रोमियो बन चुका है हर माह, तो नेक्स्ट जो आएगा वो हमारा आ जाएगा माह, और उसके बाद माह के बाद जो आएगा वो है आपका गंगोत्री। अब बस यहीं तक हमें याद करना है, सारी चीज़ें तो याद नहीं रख सकते, गंगोत्री तक याद रखो। ये 9 नंबर का ग्लेशियर हो गया, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं कि सिया बिया के पार गई सारी बातें टार गई, टारने के बाद बचा गम, और गम के बाद पीने लगे जिन और बन गए रोमियो। हर माह की यही स्थिति हो गई, और माह से हमारा क्या हो गया, पुन माह, ठीक है। जैसे है ना पुनः माह, हर माह पुनः माह, पुनः माह, पुनः माह। उसके बाद क्या हो गया, गंगोत्री, फिर फाइनली जाके गंगा जी की, मतलब गंगा जी में डुबकी लगाई और सारे गम वहाँ पर मिटा दिए। ये हमारा पूरा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि इसमें सबसे बड़ा जो हिमनद है वो कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है, रीज़न बीइंग कि यहाँ पर ये जो आप ग्लेशियर्स को इतना ज़्यादा तो याद रखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है ना। अब जैसे ये आप देख रहे हो, इसमें यहाँ पर पूछा गया है आपसे, जस्ट अ सेकेंड,
इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है। तो अब इसमें गंगोत्री भी है, ससाइनी भी है, जेमू भी है और सियाचिन भी है। ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। इसका रीज़न ये है कि जो ससाइनी है, कुछ बुक में ये दिया हुआ है कि ये नंबर 1 पे है, कुछ में दिया हुआ है सियाचिन पे, लेकिन ओवरऑल जो आपको मानना है वो जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका सियाचिन ग्लेशियर जो है ये नंबर 1 पे ही है। तो ये हमारा जो ट्रिक थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर रहेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये जो 9 के 9 ग्लेशियरें याद रहेंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है आपसे चौड़ावारी ग्लेशियर जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है। अब ये केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में है, ये पश्चिम में है, उत्तर में है या फिर पूर्व में है। तो जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो हमारा हमेशा की तरह से कोशिश रहती है कि शब्द को हम स्प्लिट करें, तो यहाँ पर भी हमने क्या करा, चौर को करा, अब मात्रा हटा दी, तो अब यहाँ पर क्या बचा, खाली 4 बचा। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने देखा क्या, केदार, ठीक, तो जैसे हमने वहाँ पर स्प्लिट करा था यहाँ पर भी हमने इसको स्प्लिट कर दिया, तो सिंपल हो गया आपका केदार। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा कि उत्तर। अब ये सुनो आप ध्यान से कि 4 बार परिक्रमा करोगे आप केदारनाथ की, तब कहीं जाकर आपको आपके सवालों के उत्तर मिलेंगे। और ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, ये सच्चाई भी है, 4 बार परिक्रमा करनी पड़ती केदारनाथ की, तब जाकर आपको उसके जो आपके अंदर कन्फ्यूजन है, जो आपके प्रश्न हैं, अगर आप वहाँ पर वो अपने मन में बोलोगे तब जाकर आपको उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो चौरावाड़ी ग्लेशियर जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। उत्तर आपको तभी मिलेगा जब आप केदारनाथ मंदिर की 4 बार परिक्रमा करोगे। 4 से हो गया चौरा और चौरा से हो गया चौराबाड़ी। और जब हम केदार की बात कर रहे हैं तो केदारनाथ की बात कर रहे हैं, जब हम उत्तर की बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। सो 4 बार परिक्रमा करनी पड़ती है केदारनाथ की, तब जाकर आपको आपके सवालों के उत्तर मिलेंगे। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखो यहाँ पर वीडियोस में आपको टाइम ज़रूर लग सकता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं बहुत रैपिडली सारी चीज़ें कवर अप करवाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर प्रॉमिस है कि जो मैं यहाँ पर कवर अप करवाऊँगा वो आपको याद ज़रूर रहेगा। सेकंड टाइम जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे ना, चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा इसका आंसर तो यही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि हिमालय के हिमनद या जो ग्लेशियर हैं इनके पिघलने की गति सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है, या फिर हिमालय के जो हिमनद हैं इनके पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध ही नहीं है। तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर क्या है कि बहुत तेज़ी से हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। और ये इस मतलब क्वेश्चन ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है, हर किसी को पता ही कि बहुत तेज़ी से ग्लेशियर्स हिमालय के पिघल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित हिमनदों में से, यानी कि जो ग्लेशियर्स हैं उनकी बात हो रही है, इसमें से कौन से हैं जो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में लोकेटेड हैं। कौन सा है जो कुमाऊं प्रक्षेत्र में लोकेटेड है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है हमारा, मिलाम। ये कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में। अब याद कैसे रखना है, कैसे आपको याद रहेगा, तो अब यहाँ पर इतना देखो, जैसे ये कुमाऊं लिखा हुआ है, इसमें से मैं ये हटा दूं, अब ये सिर्फ क्या रह गया, कुआं रह गया। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, कुएं की, तो कुएं में आज की डेट में जब पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है तो कुएं का जो पानी होता है वो भी कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, कुएं का पानी कैसा हो गया, काला हो गया, उसमें इतना प्रदूषण मिल चुका है, इतना प्रदूषण मिल चुका है कि उसका रंग कैसा हो गया, काला हो गया है। सो कुमाऊं प्रक्षेत्र में मिलाम ग्लेशियर है, जहाँ से निकल रही है आपकी काली नदी, और काली नदी का ही नाम क्या है, शारदा। ठीक है, माँ शारदा का जो कलर है वो कैसा है, काला है। यहाँ से ये सारी चीज़ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगी कि कुमाऊं क्षेत्र से जो है वो क्या मतलब कुमाऊं क्षेत्र में क्या है आपका मिलाम ग्लेशियर है, जहाँ से काली नदी निकल रही है, और काली नदी ही क्या है आपकी शारदा नदी है। कुमाऊं से हो गया कुआं। कुएं में आज की डेट में प्रदूषण इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसमें मतलब प्रदूषण इतना मिल चुका है अंदर पानी में कि वो काला हो चुका है। बस इतना सा आपको याद रखना है कि कुएं में प्रदूषण मिलने की वजह से उसका रंग कैसा हो गया है, काला हो गया, काला पानी हो गया है। बस ऐसे करके आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको एक तरफ ग्लेशियर दे रखे हैं और एक तरफ नदियों के नाम दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कि कौन सा मतलब कौन से ग्लेशियर से जो कौन सी नदी निकल रही है, तो ये जो युग्म है इसमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। सबसे पहले बात करते हैं बंदर पूंछ की। तो हमेशा की तरह हम सिर्फ
शब्द को स्प्लिट कर देंगे दो भागों में, बंदर और पूंछ। हर बार दिल्ली की सरकार से ये पूछा जाता है कि आखिर यमुना का प्रदूषण साफ क्यों नहीं हो रहा है, और ये सैकड़ों हजारों करोड़ों बार आप लोग न्यूज़ चैनल पर सुनते चले आए होंगे, सरकार किसी की रही हो, लेकिन जब भी दिल्ली सरकार से पूछा जाता है कि यमुना का जो प्रदूषण है वो क्यों साफ नहीं हो पा रहा है, आज तक तो आंसर मिला नहीं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि पूंछ जहाँ दिख जाएगा वहीं आपसे यमुना का इसमें इंटरलिंक हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि बंदर पूंछ से ही यमुना जी जो है वो निकल रही हैं। नेक्स्ट हम बात करें 12। भाई आपने वो 50 तोले वाला डायलॉग सुना है ना, तो बस यहाँ पर अब याद रखना है आपको कि 12 तोले की चेन पहनी हुई है। ठीक है, 12 तोले की चेन पहनी हुई है। तो यहाँ पर जब 12 शिगरी दिखेगा तो 12 का मतलब 12 याद रखना है, 12, और 12 तोले की क्या, चेन। समझ रहे हो, यहाँ पर चेन आपको साफ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद मिलाम। मिलाम को तो अभी हमने देखा था कि कुएं में इतना प्रदूषण मिल चुका है कि उसका रंग कैसा हो गया, काला। तो कुमाऊं क्षेत्र में मिलाम ग्लेशियर, वहाँ से निकल रही काली नदी जिसको बोलते हैं शारदा रिवर। यहाँ दिया वो मंदाकिनी, ये तो हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, तो पहला दूसरा तो यहाँ पर सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसमें होना क्या चाहिए था आपका, शारदा रिवर होती या फिर काली नदी, तब सही होता। इसके बाद सियाचिन की बात करें, सियाचिन ये यहाँ से निकल रही है आपकी नुब्रा रिवर, ये एकदम सही है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें जेमू की, तो हमेशा की तरह हमारे जो तरीका है वो क्या है, हम स्प्लिट करेंगे शब्द को। जे मुँह लेके जाओगे तब क्या होगा, सिर्फ तरसते रहोगे। ठीक है, तरसते रहोगे और कोई चीज़ मिल नहीं पाएगी। जब मैं तरसते बोल रहा हूँ तो तरसते से एक रिवर है जो काफ़ी सिमिलर साउंड करती है, जो कि आपका तीस्ता। ठीक है, तो तरसते और तीस्ता ऐसे करके आप यहाँ पर इसको याद रख सकते हो कि जेमू लेके जाओगे तो तरसते रहोगे, मतलब कि जेमू ग्लेशियर से तीस्ता रिवर जो है वो निकलती है। तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। थर्ड वाला भी इनकरेक्ट है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये यहाँ पर सही है, सॉरी चौथा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये जो होगा जिस भी ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा। तो जब भी पूछा जाता है दिल्ली की सरकार से यमुना की प्रदूषण जो क्यों साफ नहीं हुआ, आज तक तो बता नहीं पाए हैं। 12 तोले की चेन पहनते हैं, भाई इतना पैसा आ गया है, कुएं में इतना प्रदूषण मिल गया है कि वहाँ से अब जो है पानी कैसा हो गया, काला हो गया, यानी कि काली नदी निकल रही है वहाँ से, या फिर उसी का नाम क्या है, शारदा नदी। सियाचिन की बात करें तो सियाचिन जो है ग्लेशियर, वहाँ से कौन सी रिवर निकल रही है, नुब्रा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो जेमू लेके जाओगे तरसते रहोगे, कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो जेमू ग्लेशियर से तीस्ता रिवर निकल रही है। सो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पहला, दूसरा और चौथा। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ गया है जिसमें हम पठार को देखेंगे। ठीक है, अब पठार में एक क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं, बाकी क्वेश्चन आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर दिखाऊंगा आपको कैसे याद है। इस वाले क्वेश्चन को बस ध्यान से आप देखो, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। भारत में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था कौन से पीरियड में, क्रिटेशियस में हुआ था, प्लिस्टोसीन में हुआ था, कार्बोनिफेरस में हुआ या फिर मायोसीन में। दक्कन को हम क्या ढक्कन नहीं पढ़ सकते हैं ना, ढक्कन। बेसाल्ट को सिंपल हम सॉल्ट पढ़ सकते हैं। ठीक, अब जब क्रिटेशियस है, इसको ज़रा स्पेलिंग लिखते हैं इसकी, ये इसकी स्पेलिंग है। अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है रीटा। ठीक है, अब रीटा जो है, कोई लड़की है रीटा, ये इतनी ढक्कन है कि ये खाने में सॉल्ट डालना ही भूल गई, समझ रहे। तो अब आगे से कभी भी आप क्रिटेशियस को देखोगे, अंग्रेजी में उसका नाम लिख लेना, रीटा को जैसे ही देख लोगे, रीटा अगर आपने देख लिया, आपकी आंखों ने रीटा देख लिया, तो आप एकदम समझ जाओगे कि रीटा जो है बिल्कुल ढक्कन है और वो जो है वो सॉल्ट डालना भूल गई खाने में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सारी कोशिश आपके समीक्षा अधिकारी के पेपर के लिए है, आरओ का पेपर क्लियर करवाना है। सारी जो घटना चक्र की बुक है, एक एक बुक यहाँ पर मैं आपको रटवा दूंगा, कुछ भी आप भूलोगे नहीं, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। कोशिश बस आपको इतनी सी करनी है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है, वीडियो कंप्लीट देखना है, आराम से चलेंगे, बट जो करेंगे वो इतना सॉलिड करेंगे कि वहाँ से कोई चीज़ गलत हो ही ना आपकी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।